Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान. लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें. आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है चैप्टर नंबर 5 से एफएससी की केमिस्ट्री की बुक से. एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो आप सबको पता है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर की एग्जांपल है हाइड्रोजन. इस स्पेक्ट्रम को जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं वो हैं बोहर्स, जो कि बोहर्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करते हुए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रीड आउट किया गया, उसको पेश किया गया. देखा गया कि जब हाइड्रोजन गैस जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की जाती है एट लो प्रेशर पर, तो ये ब्लूइश लाइट जो होती है वो एमिट कर रही होती है, यानी ब्लू कलर की लाइट को एमिट कर रही होती है. जो कि जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब इसको देखा गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला कि ये जो हैं ये शार्प लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. कुछ शार्प लाइंस हैं. जब इसकी उस ब्लूइश लाइट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखा गया, स्पेक्ट्रोमीटर में देखा गया, तो देखा गया वहाँ पर कुछ शार्प लाइंस हैं. जो उन शार्प लाइंस को नाम दिया गया स्पेक्ट्रल लाइंस का. उनको नाम दिया गया स्पेक्ट्रल लाइंस का. ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ये डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से डिफरेंट रीजन्स में शो ऑफ हो सकी, नज़र आई, दिखाई दी गई. याद होगा जब हमने लास्ट लेक्चर में जब स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था तो हमने 7 तरह के रीजन्स पढ़े थे, जिसमें गैमा रेज थी, एक्स रेज थी, यूवी रीजन था, आईआर रीजन था, विजिबल रीजन था, माइक्रोवेव रीजन था, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ा था. उन 7 रीजन में से ये लाइंस जो थी 3 रीजन्स में दिखाई दी गई. एक था विजिबल रीजन जिसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर में. यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन जो कि जिसकी रेंज है 10 से 400 नैनोमीटर के दरमियान. और आईआर रीजन इंफ्रारेड रीजन जिसकी रेंज है 800 से लेकर 10⁵ नैनोमीटर तक. इन स्पेक्ट्रल लाइंस को फर्दर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया. उनको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया और उनके सीरीज़ के नाम जो थे वो इनके डिस्कवरर्स के नेम्स पर रखे गए. जैसे पहली सीरीज़ थी जो कि लाइमन सीरीज़ थी, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई गई. अगली सीरीज़ का नाम था बाल्मर सीरीज़ जो कि विजिबल रीजन में दिखाई गई. बाकी जो 3 सीरीज़ हैं, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, कुछ लोग इसको पी फंड सीरीज़ बोलते हैं या कुछ पफंड सीरीज़ बोलते हैं. आपको जो सूटेबल प्रोनाउंसिएशन लगे आप बोल सकते हैं. मैं इसको पी फंड सीरीज़ बोलूँगी. तो पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पी फंड सीरीज़ ये आईआर रीजन में विजिबल थी. आई स्टैंड फॉर इंफ्रारेड रीजन. आईआर स्टैंड करता है इंफ्रारेड रीजन को. तो ये जो फर्स्ट 4 सीरीज़ हैं ये डिस्कवर्ड हुई थी बिफोर बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी. ये जो पहली 4 सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन एंड ब्रैकेट सीरीज़, ये बोहर के एटॉमिक मॉडल जो कि 1913 में दिया गया था, 1913 में दिया गया था, उससे पहले ये डिस्कवर्ड हो चुकी थी. ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो ओरिजिन था वो बेस करता था बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के ऊपर. जैसे कि बोहर ने कहा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि हम रीड करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, तो जब भी वो अपना जो हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, वो अपने न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, और वो डिपेंड करता है अपॉन इट्स एनर्जी पर. ज़ाहिर है वो जोन से ऑर्बिट में होगा, अगर फर्स्ट वो ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी उसके लिहाज से होगी, सेकेंड ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी उसके लिहाज से होगी. ऑर्बिट टू ऑर्बिट हमारी एनर्जी वेरी करती है. अब अकॉर्डिंग टू बोहर, अगर हम अपने हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, क्योंकि हम उसे हीट करें, हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करें, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ. यानी कि अगर यहाँ पर एक और ऑर्बिट है तो ये अपने लोअर ऑर्बिट से जंप करेगा हायर ऑर्बिट की तरफ. अगर हम उसे क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी इट मीन एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ रेडिएशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है.
और जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। अगर हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है और वो खुद ही रेडिएशन एमिट कर रहा है, हमारा मैं का अच्छा जी, अगर हमारा हाइड्रोजन जो है वो कुछ रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, एमिट यानी निकाल रहा है, इसका मतलब है कि वो हायर ऑर्बिट से जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट की तरफ। इसका मतलब है वो कुछ रेडिएशंस जो है जो पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ है उनको रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है। अब एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व्ड की जाएगी एज ए रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ की फॉर्म में, जब उस इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस। वो लाइंस जो थी ब्राइट थी इन सर्टेन रीजन, कुछ रीजन्स में वो लाइंस जो थी वो ब्राइट कलर की हो गई थी, जो कि देखी गई थी। क्योंकि यहाँ पर हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हमने 5 सीरीज़ अपनी पढ़ी थी, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पासचेन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़। लाइमन सीरीज़ में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है जो उसका लोअर ऑर्बिट है वो उसका n1 होता है। वो आप लोगों ने याद कर लेना है कि लाइमन सीरीज़ का लोअर ऑर्बिट क्या होगा, n1 होगा। हमेशा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करता है पहले ऑर्बिट में यानी 1 में, तो वो कौन सी सीरीज़ में आ रहा है, लाइमन सीरीज़ में आ रहा है। बाल्मर सीरीज़ का जो लोअर ऑर्बिट होता है वो होता है सेकंड ऑर्बिट। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो n3 से आ रहा हो, वो फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा हो, फिफ्थ से आ रहा हो, सिक्स से आ रहा है, अगर वो जंप करता है सेकंड ऑर्बिट पर तो वो कौन सी सीरीज़ होंगी, बाल्मर सीरीज़ होंगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट में तो वो कौन सी सीरीज़ है, वो हमारी पास्टन सीरीज़ है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है जंप करके फोर्थ ऑर्बिट पर आ रहा है, किसी हायर ऑर्बिट से आ रहा है या लोअर से आ रहा है, लेकिन जंप कहाँ पर कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में, वो कौन सी वाली सीरीज़ है हमारी, दे आर ब्रैकेट सीरीज़। और अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करके आ रहा है, वो हायर से आया वो लोअर से आया, लेकिन जंप कौन से ऑर्बिट में कर रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में, तो वो कौन सी सीरीज़ है हमारी, पी फंड सीरीज़। आपको पता है लाइमन सीरीज़ विजिबल कौन से रीजन में हुई थी, यूवी रीजन में। बाल्मर कौन से में हुई थी, विजिबल रीजन में। जबकि हमारी पास्चेन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़ कौन से ऑर्बिट में विजिबल हुई, दे आर विजिबल इन इंफ्रारेड रीजन। अब आपको याद हो गया होगा लाइमन सीरीज़ का घर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट। बाल्मर का घर कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट। पास्टन का कौन सा घर है, थर्ड ऑर्बिट। ब्रैकेट सीरीज़ का कौन सा घर है, फोर्थ ऑर्बिट। और पिफंड सीरीज़ का घर कौन सा है, वो है हमारा फिफ्थ ऑर्बिट। यहाँ पर मैंने इस स्पेक्ट्रम को कुछ समझाने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोगों को ये जल्दी समझ आ जाएगी। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज़ ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर शेयर करने लगी हूँ, जिसको जस्टिफाई किया था बोहर्ट्ज़ ने जस्टिफाई किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे फर्स्ट ऑर्बिट है n=1। याद होगा मैंने कहा था कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है वो कौन सी सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ है। जो सेकंड ऑर्बिट है वो कौन सी सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है। जो थर्ड सीरीज़ है वो कौन सी है, पास्चन। फोर्थ वन कौन है, ब्रैकेट। एंड फिफ्थ वन कौन सी है, पी फंड सीरीज़। जो हमारी लाइमन सीरीज़ होती है ये एक्चुअली हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, जहाँ पर एनर्जी जो होती है वो लोएस्ट होती है। एनर्जी लोएस्ट है, इट मीन हमारी वेवलेंथ क्या है, ग्रेटर है। अच्छा जी, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप पर हमारी जो स्टेट है, इट इज़ अवर एक्साइटेड स्टेट। आपका अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसका मतलब है वो कौन सी सीरीज़ में दिखाई दिया गया है, लाइमन सीरीज़ में। अगर वो आपका सेवन्थ ऑर्बिट से जंप करता है आपके सेकंड ऑर्बिट में, कौन सी सीरीज़ में आएगा, बाल्मर में। और वो विजिबल कौन से रीजन में होगा, विजिबल रीजन में। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन्फिनिटी से जंप कर रहा है आपके थर्ड ऑर्बिट में, तो वो कौन सा रीजन है, पास्टन सीरीज़ का। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सेवन्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है आपके फोर्थ ऑर्बिट में, तो वो कौन सा है, हमारा ब्रैकेट। जबकि आपको पता है हमारा पी फंड सीरीज़ जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट है, पांचवा ऑर्बिट है। तो होपफुली ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेरियस सीरीज़। वो वेरियस सीरीज़ कौन कौन सी है, लाइमन है, ब्रैकेट है, बाल्मर है,
पास्टन है, ब्रैकेट है, पी फंड सीरीज़ है। हमने बहुत थ्योरी की मदद से अब कैलकुलेट करने लगे हैं वेवलेंथ को और वेव नंबर को ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि डिपेंड करती हैं क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पर, कि आइदर हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिट, अगर वो बहुत ऊपर वाले यानी मैं कहूँ इन्फिनिटी से जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, इट मीन वो बहुत अमाउंट में एनर्जी जो होगा वो एमिट करेगा, निकालेगा। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी, जो लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा हमने ड्राइव की थी, वो क्या थी, -z², z क्या था, प्रोटॉन नंबर, मास, e क्या था, चार्ज था, 8 E0 क्या था, प्रीमिटिविटी कांस्टेंट था, और n क्या था हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h क्या था हमारा प्लैंक कांस्टेंट। याद होगा ये हम लोगों ने ड्राइव की थी, ये हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज करूँ एनर्जी फॉर वन ऑर्बिट, अगर फॉर वन ऑर्बिट E1 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेंज जो है हमारे एनर्जी के फॉर्मूले में कहाँ आ रहा है, जहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है वहाँ पर मैंने 1 लगा दी है, बाकी एज इट इज़ सेम वैसे ही हैं। एनर्जी फॉर सेकंड ऑर्बिट, यहाँ पर सेम एनर्जी का फॉर्मूला वैसे ही है, चेंज कहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने n के साथ क्या लगा दिया, 2। अब हम जानना चाह रहे हैं कि एनर्जी 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, जिसको हम डेल्टा E से निकालते हैं। तो E2 माइनस E1 कर देंगे। यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करें, E2 की जगह E2 की वैल्यू, E1 की जगह E1 की, और सेंटर में माइनस, क्योंकि वी वांट टू टेक देयर डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल आउट करके प्लस में चेंज हो रहा है। इसको रीअरेंज करते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो रीअरेंज करके हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाती है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, प्रोटॉन नंबर सेम है, मास सेम है, चार्जेस सेम है, उनको मैंने बाहर निकाल लिया है। ये 8 कांस्टेंट चेंज है, प्रीमिटिविटी कांस्टेंट सेम है। यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं जो कि n1 और n2 हैं, ये डिफरेंट है, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर कर लिया, जबकि हमारा प्लैंक कांस्टेंट भी सेम है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो उसका z जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर मैं z की जगह 1 की वैल्यू पुट कर दूँ, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, तो हमारे पास फाइनली हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। बोहर्ट्स ने इस कांस्टेंट को प्रॉपर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाली थी, जो कि थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स। यहाँ पर हमने इसकी जगह ये वैल्यू को पुट किया, तो हमारा चेंज इन एनर्जी इस वक्त क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स, 1/n² 1 माइनस n² सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमारी चेंज ऑफ एनर्जी की कुछ ये फॉर्म बन गई है। अगर हम आगे देखें तो ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है, जिसमें मैंने वैल्यूज़ नहीं पुट की हुई, डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये इन जॉल्स में है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा ई जो है, याद होगा प्लांक्स थ्योरी में उसने हमें क्या कहा था कि एनर्जी किसके इक्वल है, एनर्जी याद होगा आप लोगों को, जब हमने कहा था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और जब हमने इसको इक्वलाइज किया तो एच भी आ गया था, एच यहाँ पर हमारा प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं डेल्टा ई की जगह अगर एच वी पुट कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने एच वी लगा दिया, ये जो एच यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो h² के साथ मल्टीप्लाई हो गया h3। अब यहाँ पर आप यूनिट देख रहे हैं कि पहले जब एनर्जी था यहाँ पे यूनिट क्या थे, जॉल्स। अब क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया और फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या है, हर्ट्स, hz से जिसको हम डिनोट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन यहाँ पर ये बन गई, आपको पता है दीज आर अवर कांस्टेंट। आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल। सो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बिटवीन द एडजेसेंट लेवल, यानी ये जो हमारे इनके दरमियान में जो लेवल्स हैं, इनमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। अब चलते हैं वेव नंबर को कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, इनमें इतना एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता। तो अब चलते हैं वेव नंबर की तरफ। वेव नंबर का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो मैंने बताया था, वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। वेव नंबर जो होता है हमारी
सॉरी स्पीड ऑफ लाइट के रेसिप्रोकल होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है c इंटू वेव नंबर। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पे मैंने दोबारा से फॉर्मूला लिख लिया है, और यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी की जगह c इंटू वेव नंबर पुट कर रही हूँ। यहाँ पर c मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है आपका c। अब आप यहाँ पे देख रही थी कि जब एनर्जी थी तो मेरा यूनिट जॉल्स था, जब फ्रीक्वेंसी हुई मेरा यूनिट हर्ट्ज हो गया, और जब यहाँ पर वेव नंबर होगा तो मेरा यूनिट पर मीटर हो जाएगा। यानी वेव नंबर हम किस में कैलकुलेट करते हैं, पर मीटर में। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z किसके इक्वल होता है 1 के, और z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 स्क्वायर, जो कि इक्वल टू 1। तो हमारी ये इक्वेशन फाइनली ये बन जाएगी। उसके बाद आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, वेव नंबर किसके इक्वल आ गया है me4 डिवाइडेड 8 E0 स्क्वायर h का क्यूब c, और ब्रैकेट में 1 ओवर फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1 ओवर सेकेंड ऑर्बिट के स्क्वायर के इक्वलाइज हो चुका है। जब हम इस फैक्टर में वैल्यूज़ को पुट अप कर देते हैं, क्योंकि दीज आर द कांस्टेंट, आपको मैथ भी पता है हाइड्रोजन का, उस पर चार्ज भी, प्रिमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, प्लैंक कांस्टेंट की भी, स्पीड ऑफ लाइट की भी। तो जब इसको पुटअप की गई और इसकी ये वैल्यू निकली जो कि इक्वल आई इस फैक्टर के 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, इसको बोला गया रेडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि रेडबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू। अक्सर सवाल आ जाता है व्हाट इज़ रेडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू। तो रेडबर्ग फैक्टर क्या था me4 डिवाइडेड बाई 8 E0 स्क्वायर h क्यूब c, जो कि इक्वल है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर के। यहाँ पर मैं अपने इस फैक्टर की जगह अगर ये वैल्यू पुटअप कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1/n² फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर, जो जिसका यूनिट क्या है पर मीटर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम अपनी तमाम सीरीज़ के वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने लाइमन सीरीज़ जो कि यूवी रीजन में विजिबल होती हैं, जिसका लीस्ट ऑर्बिट क्या है n इज़ इक्वल टू 1 है, पहला ऑर्बिट है। जब आपका ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट से फॉल करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उस वक्त आपकी वेव नंबर क्या आती है, सेम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो वो आती है 82.26 इंटू 10⁻⁵ पर मीटर। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में, देन क्या आती है 97.49 10/5 पर मीटर। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी से जंप कर जाए, इन्फिनिटी मीन लिमिटिंग लाइन, यहाँ पर हमने लिमिटाइज कर दिया है, इसको लिमिटाइज कर दिया है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी से अगर जंप कर जाए आपकी लाइमन सीरीज़ में, तो आपकी वैल्यूज़ क्या आती है 109.678 इंटू 10⁻⁵ पर मीटर। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऑर्बिट हायर हो रहे हैं, हायर ऑर्बिट से लाइमन में फॉल कर रहे हैं, इसका क्या बढ़ता जा रहा है, वेव नंबर बढ़ता जा रहा है। वेव नंबर बढ़ रहा है इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इट मीन उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है इट मीन उसका वेवलेंथ, उसकी लैम्डा जो है वो कम होती जा रही है। और ये कौन से रीजन में विजिबल थे, दे आर विजिबल इन द यूवी रीजन। आप सेम इसी फॉर्मूले से बाल्मर सीरीज़ की भी वेव नंबर निकाल सकती हैं। जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फॉल करता है सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है बाल्मर सीरीज़ को, तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करें तो वैल्यू आएगी 15.23। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड में तो वैल्यू आएगी 20.56। अगर वो फिफ्थ से फॉल कर रहा है सेकंड में तो 23 है। और अगर इन्फिनिटी लिमिटिंग लाइन से जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, जो कि बाल्मर सीरीज़ का है, तो आपकी क्या आ जाएगी 27.42। आप देख रही हैं कि सेम उसी तरह लाइमन की तरह आपका वेव नंबर क्या बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा जो आपकी लिमिटिंग लाइन है ये विजिबल हुई थी आपके यूवी रीजन में, बाकी तमाम जो सीरीज़ में जो जंप हुई हैं दे आर विजिबल इन द विजिबल रीजन। यानी ये जो तमाम लाइन्स हैं ये विजिबल हुई थी, विजिबल में जो आपकी लिमिटिंग जो इन्फिनिटी से जंप हुई थी
थी वो विजिबल हुई थी इनटू यूवी रीजन में। अब बात करते हैं इसी तरह से आप बाकी सीरीज़ की भी वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन पास्टन की, ब्रैकेट की, पिफंड सीरीज़ की भी सेम बाय पुटिंग दिस फार्मूला, पुट द वैल्यू ऑन दिस फार्मूला एंड कैलकुलेट द wave number. These three lines lie in the IR region। ये आप सबको पता है कि तीनों इनकी जो लाइंस हैं वो कौन से रीजन में विजिबल होती हैं, IR इंफ्रारेड रीजन में विजिबल होती है। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कंप्लीट हो जाती हैं। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी किस्म की मुश्किलों परेशानियों ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।